हेलो डॉक्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और सभी का स्वागत है आज के इस टॉक शो में जिसका नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ। आज हम जिस डॉक्टर से मुलाकात करने आए हैं और आपकी मुलाकात जिनसे हम कराने जा रहे हैं वो एक रेडियोलॉजिस्ट है और नागपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो एक महिला है, जबकि इस ब्रांच में हमेशा से पुरुषों का कब्जा रहा है। लेकिन अब जो वक्त बदला है तो इस बदलते वक्त में हमने देखा है कि महिलाएं भी इस रेडियोलॉजी की ब्रांचेस के अंदर आने लगी है। आज जिस डॉक्टर के साथ हम मिलने आए हैं उन डॉक्टर की तारीफ मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले उनके कुछ अचीवमेंट्स आपसे बता दूं। और उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी MBBS की तालीम पूरी की। उसके बाद उन्होंने JJ मुंबई से अपना MD किया और सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों में है तो गोल्ड मेडलिस्ट है। और नागपुर के लिए एक बहुत ही मतलब फक्र करने वाली बात है कि नागपुर की बेटी जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होती है और गोल्ड मेडलिस्ट में होती है। उसके बाद लंदन से उन्होंने फेलोशिप की है। आज वो अपना खुद का सेटअप अचराज टावर स्थित छावनी चौक पर जो पागलखाना रोड पे स्थित है, काटोल रोड और छिंदवाड़ा रोड दोनों का टी पॉइंट पे स्थित है, वहां पर अपना खुद का एक सेटअप चला रही है। फेमी स्कैन के नाम से उनका सेटअप है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अलमास नाजिम खान। डॉक्टर अलमास नाजिम खान के फादर भी डॉक्टर नाजिम साहब भी है तो MBBS डॉक्टर है और वो भी काफी वक्त से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अलमास साहब जो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अलमास का जो सेंटर है, आज हम इस सेंटर के ऊपर में उनसे मिलने के लिए आए हैं। उनके यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं उनके सेंटर में और वो क्या क्या टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करती है उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन विशेष करके हम गर्भवती महिलाओं के प्रति है तो जानकारी इकट्ठा उनसे करेंगे और गर्भवती महिलाओं को इसके अल्ट्रासाउंड में क्या क्या करना चाहिए उस पर आधारित हम सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दर्शकों कि आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा लगे क्योंकि जानकारियां मैडम जो है हमें ज्यादा देने वाली है और उस जानकारियों के आधार पर आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए और साथ ही साथ अलमास मैम के से जो भी आप अल्ट्रासाउंड कराना चाहे तो उनके सेंटर पे आके कराने का फायदा भी ले सकते हैं उनसे। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हेलो डॉक्टर के इस प्लेटफॉर्म को अपना कीमती समय दिया। आपकी बात डॉक्टर के साथ जो हमारा टॉक शो है, इस टॉक शो में हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, हमारे कुछ सवाल है, सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे कि जो ब्रांच में हमेशा पुरुषों का कब्जा रहा है वहाँ महिलाओं की एंट्री एक आज के वक्त में नया कॉन्सेप्ट है, तो आपने कैसा क्या मतलब रेडियोलॉजी को चुना, इस ब्रांच को आपने क्यों पसंद किया और इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही है? हेलो व्यूअर्स, थैंक यू हेलो डॉक्टर टॉक शो मुझे इस शो में इंक्लूड करने के लिए। सबसे पहले तो ये रेडियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको सारे सिस्टम्स के बारे में जानकारी रहना जरूरी है। मोर इम्पोर्टेंटली फीमेल हेल्थ, विमेन्स इमेजिंग, क्योंकि महिलाओं को सोनोग्राफी की ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपेयर टू पुरुष। तो प्रेगनेंसी हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए हैं, बहुत सारी एब्डोमिनल गायनोकोलॉजिकल ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें महिलाओं को अफेक्ट होता है और उन्हें सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है। और बहुत कमी थी नागपुर में कि एक फीमेल रेडियोलॉजिस्ट आए और अभी बहुत अपकमिंग ऐसे न्यू रेडियोलॉजिस्ट है भी इस फील्ड में ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट रेडियोलॉजी आपको एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस देता है। हमेशा से रेडियोलॉजी टॉपर्स की प्रेफर्ड चॉइस भी रही है, तो ये भी एक कारण है कि मैंने रेडियोलॉजी जैसी ब्रांच को चूज किया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि अलमास मैम ने कहा है कि रेडियोलॉजी की ब्रांच उन्होंने इसलिए चुनी कि महिलाओं को ज्यादातर अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है, एब्डोमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी जरूरत पड़ती है, ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए भी जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन होता है महिलाओं का पुरुषों डॉक्टरों के सामने जाकर के अपने आप को एक इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए मानसिक तौर पे भी थोड़ा सा तनाव रहता है। तो इसीलिए अलमास मैम ने जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि उन्होंने कहा कि टॉपर की चॉइस भी रहती है रेडियोलॉजी ब्रांच, इसलिए उन्होंने रेडियोलॉजी को चुना है। अभी इसी दौरान आपने जब से प्रैक्टिस शुरू की है तो तब से जैसा कि हम ये अक्सर देखते रहे हैं कि महिलाओं के अंदर में अल्ट्रासाउंड को लेके बहुत हेजिटेशन रहता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहता है, वो अवॉइड करती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो आपका क्या तजुर्बा बोलता है इस दौरान, जब से आप प्रैक्टिस में है तब से आपका क्या तजुर्बा बोलता है?
मेरे हिसाब से अभी वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। अभी आजकल के हमारे पॉपुलेशन में पेशेंट्स में काफी अवेयरनेस आ गई है सोनोग्राफी को लेके, इन्वेस्टिगेशंस को लेके, क्योंकि रेडियोलॉजी एक आजकल मेन स्ट्रीम क्लिनिकल ब्रांच बन गई है। तो पेशेंट्स भी जानते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाहिर है कि वो कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है जो सोनोग्राफी डिटेक्ट कर सकती है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सोनोग्राफीज, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बढ़े हैं और वो जरूर हेल्प करता है डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को पेशेंट की ट्रीटमेंट डेवलप करने में। तो जैसा कि दर्शकों आपने अभी मैम से सुना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अल्ट्रासाउंड। तो अब आगे से आपको जब भी कभी कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखे तो आप हेजिटेट ना हो, घबराए ना और मानसिक तौर पे उससे दूर ना जाए, बल्कि आपको महिला रेडियोलॉजिस्ट भी आज के वक्त में मौजूद है। अलमास मैम भी एक उन्हीं में से है जो आपका अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमेशा तैयार है, तो आप कभी भी आकर के उनसे सेवाएं ले सकते हैं। ऐसे ही हम जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी करवाने की जो आवश्यकता पड़ती है वो क्यों ऐसा जरूरत है आज के दौर में, जबकि पहले भी महिलाएं गर्भवती हुआ करती थी, पहले भी है तो प्रेगनेंसी कंसीव हुआ करती थी, पहले भी ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे। तो पहले के डॉक्टर्स कैसे उनको है तो प्रॉपर ट्रीट कर पाते थे, और आज के डॉक्टर्स के लिए अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेडियोलॉजी और सोनोग्राफी में इतनी एडवांसमेंट्स आ गई है। सबसे पहले तो मैं पेशेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि जो सोनोग्राफी है वो एक कंप्लीटली सेफ, पावरफुल, नॉन इन्वेजिव और पेनलेस, बिल्कुल दर्द नहीं होता, ऐसा टाइप का एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें आप बिल्कुल किसी बिना प्रिपरेशन के आपके सोनोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं और सोनोग्राफी स्केड्यूल कर सकते हैं। सोनोग्राफी के जरिए हम प्रेगनेंसी की अर्लीस्ट स्टेज, यानी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर बन रही है या बाहर बन रही है, प्रेगनेंसी सिंगल है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, बेबी की डेवलपमेंट बराबर हो रही है या नहीं, बेबी के सारे अंग, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सब चीजें बराबर बन रहे हैं या नहीं, इंक्लूडिंग बेबी का हार्ट, फीटल हार्ट जो हम कहते हैं। तो अगर हमें प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशंस के बारे में पता चल जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो इनके बारे में हमें पता चल जाए, और अगर वो कंडीशन सीरियस है तो हम वो प्रेगनेंसी को सही टाइम पे जल्दी टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी कंजेनाइटल कंडीशन है बेबी को जो कि करेक्ट कर सकते हैं तो हम फिर वो डिलीवरी को ऐसे एडवांस्ड हायर सेंटर में प्लान करते हैं, ताकि जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाए उसके बाद तुरंत उसकी ट्रीटमेंट और आगे का मैनेजमेंट शुरू कर दिया जा सके, ताकि एक हेल्दी और नॉर्मल प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी हम मदर को दे सकें। कि अभी अलमास मैम ने बताया है कि अल्ट्रासाउंड कराने से आपको शुरुआती वक्त से ही आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में जानकारी मिल जाती है, उसके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मिल जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है और कैसा होना चाहिए था, वैसा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट क्या रिक्वायर्ड है। तो मेरी दर्शकों से दरखास्त है कि आइंदा जब भी है तो कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखे, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए, तो उसको कराने में देरी ना करे, हेजिटेशन ना रखे और तुरंत जाके है तो जिस भी रेडियोलॉजिस्ट के पास आपके नियर बाय जो भी है वहां तो कराए। अगर आप नागपुर में है और महिला डॉक्टर आपकी चॉइस है तो आप डॉक्टर अलमास नाजिम खान साहब के पास में आकर के अपने अल्ट्रासाउंड जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान ये देखा जाता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में हर महीने में महिलाओं को सोनोग्राफी कराई जाती है। तो क्या ये सही चीज होती है कि हर महीने में सोनोग्राफी गर्भ अवस्था में करानी चाहिए, या कोई उसका स्पेशल टाइम होता है उस टाइम के दौरान कराया जाना चाहिए? जी हाँ, प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ्स का पीरियड है, 40 वीक्स की जो हम प्रेगनेंसी रहती है, उसमें बेसिक 4 सोनोग्राफीज ही कराने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला सोनोग्राफी होता है डेटिंग स्कैन, जो हम पहले 1.5 से 2 महीने के बीच में करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं, प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या नहीं, प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विन जेस्टेशन है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, और जो डेट है आपकी पीरियड की वो और प्रेगनेंसी की डेट मैच कर रही है या नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है प्रेग्नेंट महिला को, वो 3rd मंथ में होती है, 11 to 13 वीक्स के बीच में, जिसे हम NT-MB स्कैन कहते हैं। ये सोनोग्राफी कंजेनाइटल क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट करता है अर्ली स्टेज पे, और अगर उस टाइम पे कोई मेजर अबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट हुई तो सही वक्त पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर आपका NT-MB स्कैन नॉर्मल है तो आप ये अश्योर्ड रह सकते हैं कि 99% ऑफ द टाइम आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी बेबी में रिजल्ट करेगी। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी में होती है वो है अनोमली स्कैन, जो हम 5th मंथ में एडवाइस करते हैं, 18 to 20 वीक्स के बीच में।
इस सोनोग्राफी में बेबी के हर ऑर्गन को, हर इंटरनल स्ट्रक्चर को, हर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया जाता है, इंक्लूडिंग फिंगर्स, आईज, नोज, बेबी का हार्ट, बेबी की डेवलपमेंट, सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज को डिटेल में स्टडी किया जाता है, जिसे हम अनोमली स्कैन कहते हैं। और लास्ट जो फोर्थ सोनोग्राफी रहती है वो हम डिलीवरी के करीब 8th to 9th मंथ के बीच में करते हैं, जिसे हम डॉपलर सोनोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि बेबी का वेट बराबर है या नहीं, साइज बराबर है या नहीं, बेबी के आसपास जो पानी रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स, वो बराबर है या नहीं। और ये डिटरमिन करने में मदद मिलती है सोनोग्राफी से कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या सीजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। ये बेसिक 4 सोनोग्राफीज के अलावा अगर कोई स्पेशल कंडीशन है आपको, या कोई आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, तो आपके डॉक्टर आपको एडिशनल सोनोग्राफीज एडवाइस कर सकते हैं। या अगर आपकी पहली कोई प्रेगनेंसी है जिसमें किसी बेबी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रहा है, तो फीटल इकोकार्डियोग्राफी जैसे स्पेशल टेस्ट वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। जैसा आपने बताया मैम कि अलग अलग टाइप के सोनोग्राफी किए जाते हैं, तो कितने प्रकार के सोनोग्राफी होते हैं, थोड़ा सा आप और जानकारी देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए जानना आसान होगा कि इसमें कितने प्रकार के सोनोग्राफी है। जो आपने नाम बताई है थोड़ा सा उसको, जो अलग अलग टाइम में कराई जाने वाली, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो हम जो कह रहे थे कि प्रेगनेंसी की जो सोनोग्राफीज रहती है उसमें भी 2 टाइप की होती है। एक होता है इंटरनल सोनोग्राफी या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसे हम योनि माध्यम के जरिए करते हैं। ये फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है, जिससे हमें क्लियर पिक्चर मिलती है गर्भ में पल रहे बेबी की। तो जो आपका डेटिंग स्कैन है और एंटी स्कैन है, ये आपके सोनोलॉजिस्ट इंटरनली या ट्रांसवेजाइनली कर सकते हैं। और जो आपका फिर अनोमली स्कैन है और आगे के ग्रोथ स्कैन, डॉपलर सोनोग्राफीज, फीटल इकोकार्डियोग्राफीज, ये हम पेट के जरिए ऊपर से ही करते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी के अलावा जो हम दूसरी सोनोग्राफीज करते हैं वो आपके बॉडी के हर पार्ट की हम ऑलमोस्ट सोनोग्राफी करके डायग्नोसिस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग थायराइड। अगर आपको थायराइड की स्वेलिंग है, उसमें कुछ गांठ है, तो थायराइड की सोनोग्राफी होती है। ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो ब्रेस्ट की सोनोग्राफी होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि पेट का होता है। फिर एक एडवांस स्टडी होती है जिसे हम कलर डॉपलर स्टडी बोलते हैं, जो कि आपके बॉडी के आर्टरीज और वेन्स, जो नसें होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उसे हम स्टडी करके देख सकते हैं कि आपके नसों में कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। हाथ की नसें हो गई, पैर की नसें हो गई, वैरिकोज वेन्स जैसी बीमारियों को सोनोग्राफी डिटेक्ट कर लेता है। कैरोटिड डॉपलर, जो नसें आपके हार्ट से दिमाग तक जाती है, उनका क्योंकि पैसेज गले के गर्दन के जरिए होता है, तो इसे भी हम इजीली सोनोग्राफी में स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस, पैरालिसिस के चांसेस तो नहीं है। कार्डियक पेशेंट जो हार्ट के मरीज रहते हैं, उन्हें भी हम कैरोटिड डॉपलर एडवाइस करते हैं उनके सर्जरीज, बाईपास के पहले, ताकि हम ये देख सके कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन में जा रही है उसमें कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। उसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी सोनोग्राफीज, जैसे कि हम आई बॉल, आंख का भी सोनोग्राफी होता है। मस्कुलोस्केलेटल सोनोग्राफीज, यानी आपके जो जॉइंट्स है, नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट हो गया, अगर आपको एमआरआई करने में झिझक हो रही है तो सोनोग्राफी में भी हम कुछ ऐसे कंडीशंस है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सोनोग्राफी, ये सारे प्रॉब्लम्स को। सोनोग्राफी को लेकर के आम जनता बिल्कुल यही समझते रही है कि सोनोग्राफी मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान या एब्डोमिनल डिजीज के इन्वेस्टिगेशन में किए जाने वाला एक इन्वेस्टिगेशन है करके। लेकिन आज डॉक्टर अलमास मैम से जो हमने बात की और बात करके जो हमारा मकसद है कि आम जनमानस तक हिंदी के अंदर में, हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोगों को मुहैया करवाए किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लेके, किसी भी बीमारी को लेके। तो हमें लग रहा है कि हमें जो मैम ने डिटेल में जानकारी दी है और अभी आगे और जानकारियां देंगे मैम, तो वो जानकारियों से आम दर्शकों को हमारे काफी फायदा होने वाला है और वो बराबर से जानेंगे कि एक अल्ट्रासाउंड के और सोनोग्राफी के जरिए से क्या क्या चीजें के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि आम जनता ये जानती ही नहीं है कि थायराइड के लिए भी है तो सोनोग्राफी की जा सकती है, आंखों के इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सोनोग्राफी की जा सकती है, हार्ट के ट्रीटमेंट के और हार्ट के सर्जरी के पहले भी सोनोग्राफी की जा सकती है। तो चलिए आज के शो में हमें अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दर्शकों तक जो चीज पहुंचाना चाहते हैं, जिसका के माध्यम से हमारे दर्शक जो है अवेयर होते रहे हर एक टेस्ट के बारे में, हर एक बीमारी के बारे में। तो वो हमारा मकसद जो है आज के शो में और आगे वाले शो में भी यही रहेगा और उसको हम पूरा होता देख भी रहे हैं। मैडम के नॉलेज से हमारे पास जो जानकारी इकट्ठा हो रही है वो हम आपको आपके तक के अपने शो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो साथ ही साथ मैम जो आपने नाम बताए जितने भी, तो ये इसमें से आपके सेंटर में ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है क्या? जी हाँ, ये सारी टाइप की सोनोग्राफीज इस सेंटर पे होती है। तो ये क्या काफी कॉस्ट वाइज हायर साइड होती है या एक मध्यम वर्गीय इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता है, इतना मतलब कॉस्ट होता है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल अफोर्डेबल टाइप की सोनोग्राफीज होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशंस है जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, पर वो कराने के पहले हम अल्ट्रासाउंड ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड चीप और ऑल्टरनेटिव है और अफोर्डेबल रहता है पेशेंट्स के लिए। और जैसा कि आजकल ये कहा जाता है कि सोनोग्राफी में जैसा 3D है, 4D है, एनोमल स्कैन है और फ्रीक्वेंसी सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी में कई सारे टेस्ट है, तो ये क्या होते हैं? जी, जैसे हमने कहा 3D 4D स्कैन वैसा होता है जैसे आपके जो गर्भ में पल रहा बेबी है, उसका अगर आपको रियल टाइम फोटो देखना है कि वो बेबी चेहरे से कैसा दिख रहा है, नाक कैसी, आंख कैसे, लिप्स कैसे हैं, तो वो इमेज सोनोग्राफी की मशीन आपको बना के दे सकती है 3D 4D सोनोग्राफी में। हाई फ्रीक्वेंसी सोनोग्राफी, जैसे हमने कहा, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स जैसे कि थायराइड है, ब्रेस्ट है, आई बॉल्स है, ब्लड वेसल्स है, डॉपलर स्टडीज है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सोनोग्राफी डिटेक्ट करती है। ये न्यूरोसोनोग्राफी किस प्रकार के रोगियों के लिए कराई जाने वाली जांच है और इससे क्या फायदा होता है, पेशेंट को क्या पता चलता है इससे? यूजुअली सोनोग्राफी जो है वो बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, पर जो बेबीज रहते हैं, इन्फेंट्स, 1 महीने के अंदर के बच्चे या 1 साल के अंदर के बच्चे जिनकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, या प्री मैच्योर बेबीज जिन्हें हमें सस्पिशन रहता है कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, या डिलीवरी के टाइम पे प्रोलॉन्ग लेबर रहा है, या हमें सस्पिशन है कि लेबर के दौरान बेबी को ब्रेन में कोई इंजरी हुई होगी, तो उस टाइम पे हम न्यूरोसोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। न्यूरोसोनोग्राफी ब्रेन की एक सोनोग्राफी होती है, क्योंकि नवजात शिशु में, बेबीज में जो स्कल की बोन्स रहती हैं, जो हड्डियां रहती हैं, वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती और सॉफ्ट रहती है, तो हमारे पास गैप्स रहते हैं सोनोग्राफी के प्रोब रख के ब्रेन को स्टडी करने की कि उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। कई बार ब्रेन में पानी भर जाता है जिसे हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसे हम सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हम सोनोग्राफी के माध्यम से एकदम सेफ तरीके से 10 मिनट्स के अंदर बेबी के ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं और डिटरमिन कर सकते हैं कि उसे कोई ब्रेन में इंजरी तो नहीं हुई है, या कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, या ब्रेन में पानी तो नहीं भरा है। इस सोनोग्राफी को न्यूरोसोनोग्राफी कहते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो खैर अब ज्यादातर लोग अवेयर हो गए हैं, शहरी क्षेत्र में ज्यादातर लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है और एजुकेशन का भी अभाव है। पहले एजुकेशन नहीं हुआ था, अब लोगों में एजुकेशन है, तो ज्यादातर लड़कियां एजुकेशन ले रही है, तो वो माँ बनती है, तो उससे वो खुद ही है, तो आजकल गूगल यूनिवर्सिटी से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे वक्त में क्या ये गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड रहना चाहिए या प्रॉपर कंसल्टेशन ही करना चाहिए? आप क्या मतलब आज की नई माताओं को ये बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हर एक माँ को क्यूरियोसिटी तो जरूर रहती है, और क्योंकि आज हमारे पास इतना अनलिमिटेड एक्सेस है इंफॉर्मेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ अगर उसे वो एक्सेस मिल रहा है तो वो उसका यूज करना चाहेगी। लेकिन आपको वो इंफॉर्मेशन यूज करने से पहले ये वेरीफाई करना जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, उसे देने वाला पर्सन कितना क्वालिफाइड है, वो अगर एक प्रॉपर कंसल्टेंट है, MBBS MD लेवल के, या प्रॉपर ग्रेजुएट है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप जरूर उस पर रिलाय कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंडीशन है जिसके लिए आपको कंसल्टेशन कराना जरूरी है, कुछ चेकअप करवाना चाहिए, तो प्लीज अपने करीबी डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें विजिट करिए और अपना चेकअप जरूर कराइए। अवेयरनेस एक जगह है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करिए, यही मैं मैसेज देना चाहूंगी। ये थे डॉक्टर अलमास नाजिम खान, ये एक रेडियोलॉजिस्ट है। इन्होंने नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और बॉम्बे JJ मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये गोल्ड मेडलिस्ट है और लंदन से इन्होंने एक फेलोशिप भी की हुई है। अचराज टावर छावनी चौक पर स्थित एक बिल्डिंग है जहां पे इनका सेंटर है। सेंटर का नाम है फेमी स्कैन नाम थोड़ा सा इंग्लिश वाला है। मैंने उसे सजेस्ट किया है कि हिंदी में भी बोर्ड लगाइए, बाहर में नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग है तो फिर बिल्डिंग में इनका पता ढूंढते रहते हैं।
तो बहरहाल हमने आपके सामने जो जानकारियां रखी है, मैडम के सेंटर का एड्रेस भी हमने आपके सामने रखा है, साथ ही साथ मैम का नाम, नंबर और क्लिनिक का एड्रेस भी, जो उनके सेटअप का एड्रेस है, स्कैन सेंटर का एड्रेस है, वो आपको हमारे पूरे वीडियो में बार बार रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा ही देगा। तो आगे से आपको जब भी कभी मैम की सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो आप मैम से कंसल्ट करें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर में आप फेथ ना करें, आप प्रॉपर पर्सन के पास जाए, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर के प्रॉपर तरीके का ट्रीटमेंट ही ले। ऐसा हम अपने दर्शकों से कहेंगे, यही मैसेज मैडम की तरफ से भी है। और आप सब लोगों को हमेशा स्वस्थ रहे, हमारा मकसद ये है कि लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वास्थ्य ही जो है वो जीवन है। यानी कि उर्दू में एक फ्रेज है, सेहत ही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके पास सेहत अच्छी है तो दुनिया की हर नेमत आपके पास है, सेहत नहीं है तो दुनिया की हर दौलत आपके लिए बेकार है। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर एक नए डॉक्टर के साथ बात करेंगे नए एपिसोड में। आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। हर एक सोशल मीडिया पे आप अपने सवालों को रख सकते हैं, आप सवाल भेजिए हमें, ताकि आपके सवालों के साथ फिर हम दोबारा मैम के साथ मिलेंगे और दोबारा मिलकर के फिर से हम मैम से आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।